नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत अहम प्रभाव के बारे में, जो जिसके बारे में समाज से अक्सर जो है वो प्रतिक्रिया मिलती रहती है, और वो है क्या सिनेमा का जो कंटेंट है, जो कहानियाँ हैं, जिस तरह से उनको दिखाया जाता है, क्या उससे अश्लीलता को, वल्गैरिटी को, ऑब्ससेनिटी को बढ़ावा मिलता है? क्या फ़िल्मों में जानबूझ करके इस तरह के नुस्खे डाले जाते हैं, इस तरह के फ़ॉर्मूले डाले जाते हैं कि जिससे कुछ न कुछ ऐसा हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से एक हुक की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है कि उस कांटे में फँस करके दर्शक उनको देखने के लिए आए। क्या ये अश्लीलता की जो बहस है, ये कला माध्यम की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं न कहीं उसको प्रभावित करती है? क्या कला की आड़ में बहुत सारे लोग अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं या कहीं न कहीं जाने-अनजाने जो है वो समाज पर एक गलत तरह का असर छोड़ते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो अश्लीलता और सिनेमा के ज़िक्र के समय ये उठते हैं। तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत ख़ास लोग मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने, बहुत वरिष्ठ पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी। वर्षों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और बहुत सारी श्रेष्ठ और सफल फ़िल्में तेज़ाब, दिल्ली 6, खलनायक जैसी फ़िल्में उन्होंने लिखी हैं। और मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मक जी हैं। अजय जी बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, फ़िल्म पत्रकार हैं, बहुत वर्षों से फ़िल्म समीक्षा के काम में संलग्न हैं और अखबारों और पत्रिकाओं में नियमित लेखन के साथ-साथ डिजिटल माध्यम में भी सक्रिय हैं। शिबा असलम फ़हमी साहिबा हैं जो कि टिप्पणीकार हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर लगातार लिखती-पढ़ती, बोलती रहती हैं, सिनेमा में ख़ास दिलचस्पी रखती हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कमलेश जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस माध्यम में सक्रिय हैं और सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई फ़िल्म बनती है तो उसकी जो पैदाइश है, वो कलम से होती है। आपके जैसे लोग, यानी आप जो पटकथा लेखक हैं, आप सिनेमा का खाका खींचते हैं। तो ये जो बात कही जाती है अश्लीलता के संदर्भ में, क्या आप मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिनेमा के साथ में जुड़ी हुई है? कमलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट पर हैं अभी। अभी हेलो। म्यूट पर हैं, हाँ, अब बोलिए। तो दो बातें हैं अमिताभ जी। एक तो ये है कि जिसे आप अश्लीलता कहते हैं, या आप या दूसरे लोग, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। जो मेरे लिए है वो आपके लिए ना हो, जो आपके लिए है मेरे लिए ना हो, डिपेंड्स। दूसरी बात, समय के अनुसार भी परिभाषाएं बदलती हैं अश्लीलता की। जो 20-30 साल पहले जो चीज़ बहुत अश्लील थी, अब वो नहीं है। आज की तारीख में जहां आप इतना सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ उपलब्ध है सबके लिए। कोई कुछ भी देख सकता है, कोई कुछ भी सुन सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। तो आज की तारीख में अश्लीलता पे बहस जो है एक तरह से बेमानी हो जाती है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ रोकते फिरेंगे उसको। जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, जो आपने जिस फिल्म का जिक्र किया, अमर सिंह चमकीला, मैंने फिल्म देखी और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मुझे इम्तियाज अली से ऐसी फिल्म की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मैं कभी उनका रहा नहीं प्रशंसक। उनकी फिल्में मैंने एक आध देखी हैं। जो पहली फिल्म देखी थी जब भी मेट, और हाईवे भी देखी थी। हाईवे भी ठीक ठाक थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ वो उनका रास्ता फिसल गया, बदल गया, क्या हुआ पता नहीं। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर सच में फिल्म उन्होंने, जिसे हम बायोपिक कहते हैं, क्योंकि बायोपिक जो विधा है खासतौर से फिल्म में, वो इतना आसान नहीं है, और इसीलिए बहुत सारी बायोपिक फेल हो चुकी हैं। अटल जी पे अभी बनी बायोपिक, सावरकर पे बनी बायोपिक, और भी कई बायोपिक बन चुकी हैं और फ्लॉप हो चुकी हैं, बुरी तरह फ्लॉप हुई है। तो पहली बात कि बायोपिक बनाना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और मैं ये इसमें बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इम्तियाज़ अली सफल हुए हैं एक अच्छी बायोपिक बनाने में।
जहां तक फिल्मों में अश्लील सो कॉल्ड अश्लीलता का सवाल है, मेरे लिए जो मेरा अपना रास्ता है बड़ा सिंपल है कि कहानी की सेवा में जो भी जरूरी हो, जिस चीज की भी जरूरत हो कहानी की सेवा में, कहानी को ठीक से कहने के लिए, चाहे वो किरदारों के लिए या खुद कहानी के लिए, उसमें कहीं कुछ भी अश्लील वगैरह नहीं होता। अब उदाहरण के लिए मैं दूं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म में जो संवाद होते हैं, उन संवादों में जो एक सबसे अच्छे संवादों में जो जिसे मैं गिनता हूं, वो शेखर की बैंडिट क्वीन में जो पहली लाइन है, छोटी बच्ची फूलन जो है वो कहती है मेरा नाम फूलन है मादर, जो भी है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर एक लाइन में वो किरदार डिफाइन हो जाता है कि ये किरदार क्या करने वाला आगे जाके। ये छोटी बच्ची जो है ये बड़ी होके क्या करेगी, वो एक लाइन में डिफाइन हो जाता है। अगर आप उस लाइन से वो गाली हटा दे जिसे लोग अश्लील कहेंगे, वो लाइन में कोई दम नहीं है। गाली का अपना वजन है, गाली भाषा की जरूरत है, क्योंकि आदमी जब गुस्सा होता है तो सात्विक शब्दों में अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकता, उसको भाषा चाहिए। आदमी को जैसे गीता चाहिए, आदमी को वैसे गाली भी चाहिए। गाली भी हमारी एक जरूरत है, भले हम समाज में या सभ्य संसार में इसको बुरा मानते हो कि अच्छी। मैं खुद जब बहुत छोटा था गांव में तो आप गालियों में बड़े होते हैं, सब लोग गाली दे रहे हैं, खुद आपके अपने जो बड़े हैं घर के वो भी गाली दे रहे हैं। तो मैंने सुनते मैंने भी एक बार गाली का इस्तेमाल किया बचपन में, तो मेरी माँ ने देख लिया। फिर जो चूल्हे की राख से मेरा मुंह मांजा गया आधा घंटा कि आइंदा कभी भूल कर भी मैं गाली मेरे मुंह से न निकले। तो जहां तक फिल्मों का सवाल है, अगर गाली या जिसे बाकी लोग अश्लीलता कहते हैं, अगर वो लगता है कि फिल्म की जरूरत है या फिल्म का किरदार की जरूरत है, जैसे एक फिल्म आई थी फुकरे, अगर आपको याद हो, वो उसके बारे में मजाक था कि गालियों के बीच में कोई कहानी डाली गई थी, वो गालियों के बीच में कहानी डाली गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। तो डिपेंड्स कि वो जो किरदार है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी भाषा क्या है, जो किरदार है उसकी भाषा क्या है। अगर वो मान लीजिए वो लिखा पढ़ा नहीं है, साहित्यकार नहीं है, अगर वो ठेठ देहाती वो संस्कार है उसके, वो गाली का इस्तेमाल कर सकता है, व्हाई नॉट। उसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं दिखेगी, क्योंकि भाषा जो हमें मिलती है हमारे संस्कारों से, हमारे वातावरण से, हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जो सीखते हैं, वहाँ से हम जो भाषा हमें मिलती है वही भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मेरी कहानी में कोई ऐसा किरदार है जिसकी जो जड़ें हैं ऐसे समाज में हैं जहाँ जिसे आप अश्लील भाषा कहते हैं वो उनकी रोजमर्रा की भाषा है, उसके बिना वो बात ही नहीं कर सकते, उनके लिए गाली एक तरह से पंक्चुएशन मार्क है, दो शब्दों के बीच में गाली तो होनी चाहिए। तो ये जो गाली वाली या जो अश्लील बातें हैं, अब मैं तो गांव से आता हूँ और मैंने स्त्रियों में देखा है, अब जो इस्तेमाल किया इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म में भी, जो अश्लील गाने हैं वो स्त्रियों को दिया गया प्लेबैक उसका। तो हमारे गांव में स्त्रियां भी जैसे शादी के अवसर पे एक इवेंट होता था कि भाई जो नंदे हैं, गालियां गाई जाती हैं सर। जो अगर किसी लड़के की शादी है, उसकी जो बहन है अपनी भाभीियों को कैसे छेड़ती है, वो इतना अश्लीलतम होता था, नॉट ओनली भाषा ही नहीं, एक्शन भी। और उस दौरान हम बच्चों को बाहर भेज दिया जाता था, सारे मर्द बाहर, आंगन में सिर्फ औरतें होती थी, और औरतों के सामने, और हम बच्चे थे तो हम लोग छुप के देखते थे इधर से उधर से, ऐसी कोई बात नहीं। उसका अपना एक रस है, गालियों का अपना एक रस है। सवाल ये है कि वो किसके मुंह से आ रही है। तो कभी कभी अपने दोस्तों के मुंह से गाली की अपनी मिठास होती है, अपना नमक होता है, अपना जायका होता है। और कभी कभी गाली अपने किसी जो आपका विरोधी है, दुश्मन है, आलोचक है, उसके मुंह से अगर आती है गाली तो वो बात ही अलग है।
तो डिपेंड्स कि उसका उसका संदर्भ क्या है, वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि वो सच में अश्लील है कि नहीं है। मेरे लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि कहानी की सेवा में जो भी जरूरी है, अगर वो लोगों को अश्लील भी लगता है, गेट आउट। तो मेरा पोता है, सॉरी, ये परेशान कर रहा है, तो वहां पे वो इस्तेमाल हो सकता है, होना चाहिए, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। और जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं उनको पता नहीं कि ये फिल्म का जो समय है वो समय क्या था, और वो वहां वो लोग कौन थे, और जिन लोगों ने गोली मारी चमकीला को वो लोग कौन थे, क्यों मारी। कमलेश पांडे। 1 second, I'll just, sorry to, why do you cancel? First I have to. शिवाजी, मैं आपके पास आता हूँ जब तक कमलेश जी अपनी जो अवस्था है उसको ठीक करें, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात कमलेश जी कह रहे थे कि गाली का अपना एक रस होता है, गाली जहाँ और या जो समाज में है या जो जरूरत है अगर कहानी की, तो उसमें मतलब गाली उन्होंने एक तत्व इस्तेमाल किया, लेकिन चूंकि हम लोग की बहस का जो दायरा है वो जरा व्यापक है, और उन्होंने अमर सिंह चमकीला फिल्म का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और इस फिल्म को लेकर के जो आलोचना हो रही है उसमें एक बड़ा एलिमेंट यही है कि ये फिल्म जो है एक ऐसे आदमी को हीरो बना रही है या ऐसे आदमी पर केंद्रित है जो कि दरअसल अश्लील गानों की वजह से चर्चा में आया, और उसको पंजाब के लोक जीवन में या उस समय के उसमें जो है प्रधानता मिली। कमलेश जी, अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो आप पूरी कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, अनम्यूट ही है। हाँ जी, बोलें। तो मेरी ओर से ये सब मामला बहुत सब्जेक्टिव है कि आखिर स्थिति क्या है, समय क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है किरदार की, कहानी की, और उसके हिसाब से ये तय होता है कि उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक। और अगर जरूरी हुआ तो भाषा अश्लील भी हो सकती है, जिसे लोग अश्लील कहें। मेरे लिए अश्लील नहीं है, मेरे लिए वो भाषा किरदार की भाषा है। वो किरदार नहीं बोलेगा, वैसे ही बात करेगा। और आसपास तो आप देखती हैं बहुत से लोग हैं जो बिना कुछ बात ही नहीं कर सकते। जी। तो कुछ भी चाहे गुस्सा करना हो या प्रेम करना हो या दोस्ती जो है, दोस्ती के गुण गाने हो, तो दोस्तों में भी आपस में बिना गाली के बात ही नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने जो कहा आपकी बात अपनी जगह, आपने अपनी बात कह दी। हम ठीक है, हम इस पर जो है आगे इसको संदर्भ क्या है। जी, शुक्रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है कि अश्लील है कि नहीं। जी, शुक्रिया कमलेश जी। शिवाजी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात मैं आपसे कह रहा था और कमलेश जी ने उसको थोड़ा सा और उसमें थोड़ी सी और चीजें जोड़ने की, संदर्भ क्या है, पात्र क्या है, और अगर पात्र जिस परिवेश से आता है उस परिवेश में अगर वो चीजें जरूरी हैं तो उस तरह की भाषा या उस तरह के और क्रियाकलापों का जो इस्तेमाल अगर सिनेमा करता है तो उसमें कुछ गलती नहीं। आपसे मैं इसलिए इस पर राय चाहता हूँ खास तौर से, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो गालियों के केंद्र में होती हैं आमतौर पर हमारे समाज में जो चलन है वो चाहे किसी भी प्रांत में हो, चाहे किसी भी परिवेश में हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, किसी जगह हो, जो खासतौर से गालियों की जो कि हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनको निशाना बनाया जाता है, एक बात। और जैसा कि अभी कमलेश जी कह रहे थे कि मतलब हमारे यहाँ एक किस्म की प्रथा भी है, लोक प्रथा भी है, कई जगहों पर वास्तव में शादियों में महिलाएं गाली गाती हैं, और वो उसमें वो एक किस्म का मजाक है जो वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच चलता है, महिलाओं के बीच में चलता है, और लोग उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन उसमें तमाम तरह की सीमाओं का अतिक्रमण भी कई बार होता है। और हो सकता है कि वो जो बिल्कुल अलग परिवेश में आने वाले लोग, उनको बहुत अजीब लगे कि ये क्या हो रहा है, या जिस तरीके से अभी कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, फिल्मों के उदाहरण उन्होंने दिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज है, क्या ये एक किस्म का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, और ये अगर हम इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं या उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो कहीं ना कहीं क्या हम समाज में उन्हीं चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो कि दरअसल एक खतरनाक किस्म का ट्रेंड डेवलप कर सकती है। हालांकि इसके विरोध में तमाम तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। मुझे राजेंद्र यादव का
वो लेख याद आ गया, गाली मत दो गोली मार दो, जो उन्होंने बहुत लिखा था। लेकिन वो एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये जो अश्लीलता की हम बहस बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और खासतौर से सिनेमा के दायरे में, सिनेमा लिटरेचर उन सब चीजों को अगर हम देखते हैं, तो मंटो की कहानियों से लेकर के और अमर सिंह चमकीला तक जहां तक हम आते हैं, तो वो एक बहस है जो लगातार चलती ही जा रही है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। आपने जब बात, मुझे जो ख्याल था कि हम लोग बात करेंगे चमकीला की फिल्म, चमकीला पर जो फिल्म बनी उसमें क्या हुआ है, तो उसमें तो कोई ऐसी गालियां नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं कुछ गाली तो नहीं नजर है। हालांकि मैं उस समाज से नहीं आती हूँ जहाँ गालियां इतनी कॉमन प्लेस हैं, घरों में बोली जाती हैं या गानों में गाई जाती हैं। हमारे यहाँ शादियों में गालियां नहीं गाई जाती हैं, हमें इसका एक्सपोजर नहीं है। लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वहां पर जो समाज दिखाया गया है उसमें महिलाओं का जो टोला है वही सबसे ज्यादा डिफेंड कर रहा है चमकीला को, और कह रहा है कि हम भी तो यही सब गाते हैं। तो जिस समाज में ये प्रचलन है उस समाज की अगर बात कही है, और इसमें मुबारकबाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कि उन्होंने इसका जो बायोपिक का जो एक मिजाज होता है नरेशन का, उसको बना के रखा, उस मिजाज को बिगड़ने नहीं दिया, कहीं ओवर ग्लैमराइज नहीं किया कैरेक्टर को, कहीं पर ये नहीं बताने की कोई, मतलब वो करण जौहरीकरण जो फिल्म का हो जाता है वो नहीं हुआ है फिल्म में। वो एक बहुत ही अपने जो वक्त था उस वक्त के साथ पर्दे पे आई है वो फिल्म। और जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जिस बारीकी से उसमें 84 को बुना गया है, 84 के बाद के पंजाब को बुना गया है, जिस बारीकी से एक असर्शन है आइडेंटिटी को लेकर के, और फिर कनाडा में वो जो 4 जत्थेदार उससे बात करते हैं, और बात करने के बाद जो कुछ होता है, जैसे वो असर्ट करता है, पहली बार वो असर्ट करता हुआ जब वो टैक्सी में बैठता है और बीड़ी सुलगाता है, जब वो असर्ट करता हुआ नजर आता है पहली बार, ये इतना पावरफुल है कि एक तो ये कि वो एक जाति से आता है। और हम सब जानते हैं आज के भी पंजाब में जो मजहबी हैं, जो जो दूसरे जातियां हैं, जो जात नॉन जातियां हैं, उनके उनके मामले किस तरह के हैं। और खुद जो पंजाब में आतंकवाद था उसको जब एक सख्ती से निपटने का जब मामला बनता है, वो उसी दौर में आता है जब ये छोटी जाति के, तथाकथित छोटी जाति के लड़के भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जो पूरा मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी में आपको ये बात कह रही हूँ कि इसमें बहुत पूरे पंजाब का जो वायलेंस, और जिस तरह वायलेंस खत्म किया गया उसमें कास्ट एंगल है, और वो कास्ट एंगल बाकायदा क्लासरूम में पढ़ाया जाता है कि किस तरह, जब तक इक्का दुक्का बड़े घरानों के लड़के आए थे तब तक क्या था, और जब छोटे लोगों को रिक्रूट किया गया उसके बाद सरकार ने उसको कैसे निपटाया, मैं उसमें अभी जानना नहीं चाहती, कभी और उस पर बात करेंगे। तो ये जो फिल्म है, ये सबसे ज्यादा इसकी जो अच्छी बात है, ये ग्लैमराइज किसी भी चीज को नहीं कर रही है, ना उसकी सक्सेस को कर रही है, ना उसने जो तरीका अपनाया उसको कर रही है। और गालियों का सवाल, मगर गाली तो ये है कि आज किसान आंदोलन को खालिस्तानी कह देना वो गाली है। गाली वो नहीं है कि जो दो लोग आपस में जो कल्चरल एक्सचेंज में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के का वो कह रहे हैं और बखान कर रहे हैं, या जो भी उनके यहाँ चलता होगा, क्योंकि उसमें जो 60+, 70+, 80+ बूढ़ियां हैं, वो कह रही हैं, वो खुद ही कह रही है ना कि हम भी तो इसी तरह के गाने गाते हैं, इसमें बुरा क्या है। और ये बार बार कहा गया है, पहले भी कहा गया, शुरुआत में अगर आप ओपनिंग फ्रेम्स देखेंगे उसमें भी कहा गया, और फिर जब कहानी आगे डेवलप होती है तो उसमें भी कहा गया। तो गाली किसे कहते हैं? गाली हमेशा वो नहीं होती है जो यौन अंगों का नाम लेकर के कही जाती है। गाली वो होती है जो बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में बोली थी, वो होती है गाली। तो अगर आप जो एनॉय करने वाली जो गाली है उसको आप देखें, और इत्तेफाक ये हुआ कि वो जो एल्गोरिदम के वजह से मुझे चमकीला के बाद जोगी आ गई, और वो जोगी देखने लगी मैं, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना एक सिलसिला है, आइडेंटिटी का एक सिलसिला, आप इसको नकार नहीं सकते। और भारत के, खासकर उत्तर भारत के बहुसंख्यक समाज को ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से आइडेंटिटीज को गाली बना दे रहे हैं, आइडेंटिटीज को गाली बना दे रहे हैं। तो गाली का जो सवाल है वो किसी के वजूद को नकारने का, जो संवैधानिक हक छीन लेने का, जो पूरे वजूद को डिलेजिटिमाइज कर देने का जो सवाल है, वो है असली गाली। गाली वो नहीं है कि देवर और भाभी और जेठ और साली और
इसको लेकर के जो कहा गया, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं, जैसे जैसे आपका सेंसिटाइजेशन होता है, कल्चरली आप अपवर्ड मोबिलिटी में जाते हैं, जो कि हर समाज जाता ही है आज नहीं तो कल, उसमें वो खुद ही तय करता है कि हमें ये छोड़ देना है, ये पकड़ लेना है। जैसे भोजपुरी का मामला अगर आप देख लीजिए, बिहार के समाज से जो चीजें आ रही हैं, आज वो नेहा सिंह राठौर उस पर सवाल उठा रही हैं, रवीश कुमार ने सवाल उठाए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोजपुरी इस भाषा के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जा रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो समाज उसको डील कर लेगा उसके साथ, लेकिन गाली कहीं कुछ और चीज होती है जिसको हम गाली कहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि जो सटल कहानी टेलिंग स्टाइल है इम्तियाज साहब का, उसमें उन्होंने दलित के सवाल को एजेंडा और पैम्फलेट बनने से जिस तरह बचाया, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद दूंगी, वरना ये फिल्म बिल्कुल चौपट हो जाती अगर कहीं ये वही पक्ष इसका उभर के आता। लेकिन ये एक हिस्ट्री है इसमें, एक किरदार के तहत एक सोशल हिस्ट्री कही गई है कि जब कोई आइडेंटिटी प्रेस की जाती है, दबाई जाती है या ढकेली जाती है एकदम दीवार की तरफ, तो वो उसके अंदर जो आत्ममंथन शुरू होता है, उस आत्ममंथन का नतीजा था कि जत्थेदारों ने कनाडा में बुला करके जो बात की, जो लोकली भी की जा रही थी, दुश्मन हजार हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग पार्टी है, दर्शक जिसके साथ ये महसूस करता है कि शायद उन्होंने ही ये किया होगा, वो वही पार्टी है कि उनको उनके लिए ये इनटॉलरेबल था, क्योंकि वो आइडेंटिटी के एक सवाल के साथ जूझते हुए ग्रुप थे, लोग थे। तो मुझे चमकीला मुझे एक तो अश्लील नहीं लगी कहीं से, क्योंकि वो बहुत सादा कैरेक्टर है, उसमें कोई ऐसे लव सीन्स नहीं, बल्कि लव सीन्स है ही नहीं। एक बहुत साफ सुथरी फिल्म है, गाली भी नहीं है उसमें, तो उस तरह से जिसको हम गाली कहते हैं। और हम लोग अश्लील फिल्मों के नाम पर जो कुछ देख चुके हैं, बार बार उसका क्या ही जिक्र करें, एनिमल से लेके कबीर से लेके और बाकी सब। तो अश्लीलता के नाम पे जो कुछ अब हो रहा है उसमें ये जो बायोपिक मूवी है, ये तो कुछ भी नहीं। अगर एक वर्ग जो अश्लीलता को पसंद करते हुए फिल्म देखने जाता है, वो तो बहुत निराश हो जाएगा इस फिल्म को देख करके, क्योंकि अश्लीलता ही नहीं है इस फिल्म में। कपड़ों से, बातचीत से या सीन्स में कहीं कुछ भी नहीं है। तो चमकीला एक अच्छी फिल्म है, और अश्लीलता का तो सवाल कम से कम वहाँ नहीं है, वहाँ दूसरे सवाल हैं और वो बहुत अच्छी तरह गुथे हुए हैं। उसमें 84 और 80 का पंजाब है, उसमें मजहबी, गैर मजहबी, जाट, नॉन जाट पंजाब है, जाति का सवाल है, और कैसे एक इंसान थोड़ा सा जब आत्मसम्मान इकट्ठा करता है तो वो असर्ट करता है। मरने का जो सीन है, मरते समय का जो सीन है, जब गोली लग जाती है और नकाबपोश सामने खड़ा है और उसको ढूंढने वाला है, उस समय जो उसकी आंखों में है, चमकीला की आंखों में, वो जो असर्शन है उसके अपनी जात मतलब अपने वजूद का जो असर्शन है, वो बहुत मजबूत है। तो वो डरा नहीं कहीं पर भी, ये बात बहुत खूबसूरत है। जी, बहुत शुक्रिया शिवाजी, आपने जो बात कही है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। शिवाजी जो कह रही हैं, और चूंकि हमारी बहस के केंद्र में जो विषय था उसके दायरे में चमकीला, अमर सिंह चमकीला फिल्म आ गई है, और चूंकि उसके बहाने चर्चा, क्योंकि उसको लेकर के एक अलग तरह का विमर्श शुरू हो गया, खासतौर से सोशल मीडिया पर, और उस फिल्म की मतलब सफलता या उसको अच्छाई बुराई जो भी कह लें। तो एक तो वो फिल्म है, और दूसरा ये बात जो जहाँ से कमलेश जी ने बात शुरू की थी कि भाई मेरे लिए वो चीज मैटर करती है कि किरदार कहाँ से आता है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या जरूरत है, उसकी जुबान क्या है। उस हिसाब से अगर मैं अपनी भाषा गढ़ता हूँ तो उसमें अश्लीलता या जो उसका पिक्चराइजेशन करता हूँ वो अश्लीलता के दायरे से बाहर है। या एक वो चीज है कि सब कुछ अच्छा है, अचानक से आपने कोई ऐसा सीन डाल दिया जिसमें आपको लगे कि नहीं साहब, कुछ टिटिलेशन के लिए, लोगों को टिटिलेट करने के लिए, वो एक चीज है। मैं भी बहुत दिलचस्प बात मुझे याद आ गई अभी बात करते करते आप लोगों से। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक्टर जो है रंजीत, जो कि एक जमाने में बड़े मशहूर विलन हुआ करते थे और उनके रेप सीन्स वगैरह बहुत चर्चित होते थे, उनका एक मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा, कहीं कमेंट पढ़ा कि उन्होंने कहा कि साहब आजकल जो है बड़ी वल्गैरिटी बढ़ गई है, और सोशल और ये जो खासतौर से OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जो कंटेंट दिखाया जाता है वो तो बड़ा अश्लील है, उसको तो आप घर वालों के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते। तो मुझे बड़ा एक तरीके से कहा जाए, ये बड़ा अम्यूजिंग लगा कि एक व्यक्ति जिसके बारे में जनरल छवि है कि वो एक खलनायक है, और खासतौर से उसके बारे में ये छवि है कि वो मतलब एक रेपिस्ट की भूमिकाओं के लिए बहुत ज्यादा चर्चित रहा है,
उसको ये चिंता सता रही है कि भाई जो आजकल दिखाया जा रहा है वो बड़ा गड़बड़ है, उससे बड़ा खराब असर पड़ सकता है और आप समाज में बैठकर मतलब परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो ये जो अश्लीलता की बहस है और इसको हम सिनेमा, साहित्य, कला तमाम सारे दायरों में अगर बाँट करके देखें या ना भी देखें, तो भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि क्या सिनेमा को हम ज़रूरत से ज़्यादा विलिफाई कर रहे हैं या सिनेमा क्या इसका फ़ायदा उठा रहा है? क्या कहेंगे आप अजय जी? जी नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को भी। बात हम लोग अगर चमकीला पर ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और इधर-उधर भटकने से ओटीटी पे क्या चल रहा है, सिनेमा में क्या चल रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि लोग फ़िल्म पे बात नहीं कर रहे हैं। फ़िल्म में क्या नहीं है उस पे बात कर रहे हैं। फ़िल्म में क्या होना चाहिए उस पे बात कर रहे हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब भी किसी फ़िल्म पे बात करें, कब भी किसी कृति पे बात करें तो हम उस कृति में एक लेखक या एक निर्देशक ने क्या कहा है, उसको लेके बात करें तो हम ज़्यादा सार्थक बात कर पाएँगे। क्या नहीं हो पाया फ़िल्म के अंदर, क्या नहीं किया इम्तियाज़ अली ने। कुछ लोगों ने कहा कि चमकीला से अच्छे गायक थे उस ज़माने में, उन पर क्यों नहीं फ़िल्म बनी? तो इसका कोई अंत नहीं होगा। गुरदास मान पे फ़िल्म क्यों नहीं बनी? कल को कोई कह सकता है कि और किसी पर फ़िल्म क्यों नहीं बनी, सिड्डा पर क्यों नहीं बनी? इस फ़िल्म में जो दिखाया है इम्तियाज़ अली ने और जिस तरीके से दिखाया है, उसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। सिवा की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये फ़िल्म तो इतनी सीधी-सादी और प्यारी-सी फ़िल्म है, जो गानों के बोल में संबंधों की बात की गई है, अनैतिक संबंधों की बात की गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात की गई है। ये उस समय का समाज था और उसको भी हाइलाइट नहीं किया है इम्तियाज़ ने। इम्तियाज़ ने हाइलाइट क्या किया कि उसके गाने की आज़ादी पर किस तरह की पाबंदियाँ आ रही थी। वैसे व्यक्तिगत जीवन में जाए तो उसके जीवन में भी दोष है। वो पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी स्वीकार करता है, पहली पत्नी को पैसे देता है। इन सारी बातों पे बात की जा सकती है अलग-अलग कि स्त्री विमर्श कैसा है फ़िल्म के अंदर, स्त्रियों को लेके गाने चल रहे हैं। लेकिन हमें यह ख्याल रखना पड़ेगा कि यह फ़िल्म जिस दौर की कहानी कहती है, उस दौर में भारतीय समाज में क्या चीज़ें चल रही थी। क्या उससे अलग जाकर के इम्तियाज़ ने उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की? अब आज के ज़माने में कोई रीतिकाल की कविताएँ उठा ले और कह ले कि भई रीतिकाल तो बहुत ही गंदा समय था और बहुत खराब कविताएँ लिखी गई, बहुत ही खराब ये था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। प्रासंगिकता क्या है वो देखना पड़ेगा और मुझे फ़िल्म ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए लगती है कि वो अभिव्यक्ति की बात करती है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, वहाँ जाती है और उस मसले को उठाती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने उस किरदार चमकीला जैसे किरदार को क्यों चुना? क्यों उसको गोली मारी गई? गोली क्यों मारी गई? उसके कई कारण बताए जाते हैं लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं है कि किस वजह से मारी गई। क्या आतंकवादियों ने मारा? या प्रतिद्वंदी गायकों ने मरवाया उसको? या फिर उसके परिवार में ही इस तरीके की कोई समस्या थी, पूर्व पत्नी के द्वारा करवाया गया? ये कहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन फ़िल्म के अंदर जो दिखाया गया है, उसमें साफ ज़ाहिर होता है कि आतंकवादियों के द्वारा जो उस पर दबाव डाला जा रहा था बार-बार और जो उसने रास्ता बदलने की भी कोशिश की, लेकिन पब्लिक की चॉइस पर वो फिर से लौटा उधर। और एक समय आता है जब वो जैसे दर्द का हद से बढ़ना है, दवा हो जाना, उस समय से वो डर ही खत्म हो गया उसके मन से। जो शुरू में वो खौफ में रहता है, वो खौफ भी खत्म कर देता है और जैसा कि शिवा ने उल्लेख ही किया कि वो बीड़ी सुलगाता है। वो इतना बड़ा प्रतिरोध है उसका, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो लोग अश्लीलता और ये कहीं से ग्लोरीफाई नहीं करता और जो लोग कुछ मेरे दोस्त भोजपुरी फ़िल्मों से इसकी तुलना कर रहे थे। भोजपुरी गानों से पवन सिंह हैं या दूसरे लोग हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। पवन सिंह या दूसरे जो भोजपुरी सिंगर कर रहे हैं, वो वीडियो बना के कर रहे हैं। वहाँ अश्लीलता दिख रही है आपको। वो अश्लील आचरण उनके दिख रहे हैं। यहाँ है पूरी फैंटेसाइज़ करता है वो। आप उसको इमेजिन करते हैं, गीत के बोल में आते हैं कि मेरी माँ का क्या है, मेरे भाभी के साथ क्या हो रहा है या मैं खांड हो गई है, मुझे चाट ले, वगैरह-वगैरह संबोधन आते हैं गीत के अंदर। लेकिन कहीं से भी दृश्यों में वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, जो आपको उत्तेजित करती है, जो आपको टिटिलेट करती है, ऐसी कोई चीज़ फ़िल्म के अंदर नहीं है। तो ये बहुत देखने और गौर करने की ज़रूरत है
कि आज के भोजपुरी अश्लील गानों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल अलग दौर की कहानी है और वो ऑडियो का जमाना है, ये वीडियो का जमाना है। ये ऑडियो और वीडियो के फर्क को भी समझना पड़ेगा। वीडियो किस तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और वो किस तरीके से हैम्पर कर रहा है आपको, और ऑडियो किस तरीके का प्रभाव डालता था। इसके अलावा फिल्म में जिस तरीके की बातें की गई हैं वो मुझे बहुत ही वाजिब लगी और मुझे लगा कि इम्तियाज ने लंबे समय के बाद एक सार्थक फिल्म बनाई है और उसमें कोशिश की है। मेरे कुछ पंजाबी मित्र जो पंजाब गायकी से और पंजाब के म्यूजिक सीन से बहुत अच्छी तरह परिचित है, उन्होंने नाम लेके बताया है कि कैसे और दूसरे संगीतकार थे, या इस फिल्म में एक कमी रह गई है जो बताया जाता है कि चरणजीत आहूजा जो चमकीला के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका कोई जिक्र नहीं आता फिल्म के अंदर। ये एक कमी के तो, और उसको इम्तियाज ने स्वीकार किया कि हाँ मैं जानता हूं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था चमकीला की लाइफ में, लेकिन मैं बायोपिक चमकीला पर बना रहा था, इसलिए मैंने उनको साइड कर दिया और उनके कंट्रीब्यूशन को हमने फिल्म में नहीं रखा है, ये स्वीकार किया उन्होंने। हाँ, मेरे एक मित्र हैं जो अच्छे संगीतकार भी हैं, मदन गोपाल सिंह, उनके सवाल हैं कि ये फिल्म जिस तरीके से या चमकीला ने अपने समय में जिस तरीके से स्त्री पाठ को उठाया या स्त्रियों का वर्णन किया है, क्या हम उससे सहमति जाहिर कर सकते हैं। अब ये गंभीर विमर्श का विषय है कि चमकीला उन्होंने दलित वाला एंगल भी उठाया है, मदन गोपाल जी ने, उनको मैंने भी पढ़ा, उन्होंने दलित वाला एंगल भी उठाया है। जी बिल्कुल, तो वो सारे मुद्दे हो सकते हैं, उसमें बातें हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि फिल्म के अंदर क्या है, अगर हम उस पर बात करें ना तो हम ज्यादा सार्थक बात कर सकते हैं। बाकी ये हो सकता था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब कोई भी कमलेश जी एक फिल्म लिखते हैं रंग दे बसंती में, मैं कहूँगी अरे ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, ये तो उनसे छूट गया, वो तो उनसे छूट गया। बहुत सारी चीजें छूटती रहती है, बहुत सारी चीजें शामिल की जाती हैं। कोई भी कृतिकार जो कृति लेके आ रहा है उस कृति में उसने क्या किया है उसका हम मूल्यांकन करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम बात कर पाएंगे। संक्षेप में अंतिम में यही कहूंगा कि यह फिल्म मुझे बिल्कुल अश्लील नहीं लगी है और यह फिल्म किसी प्रकार से अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देती है। यह फिल्म अपने समय को दर्ज करती है और उस समय में चमकीला की कहानी को कहती है, और मुख्य जोर जिस मुझे लगता है इम्तियाज का यही है कि जो अभिव्यक्ति की बात है, एक व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए कुछ भी कहने सुनने बोलने की, उस पर अंकुश लगाने को ये हाईलाइट करती है। जी अमिताभ, बहुत अच्छी बात आपने कही, अंकुश लगाने वाली बात। मैं कमलेश जी के पास इसी बात का यही सिरा लेकर के आगे बढ़ता हूँ। कमलेश जी, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि चमकीला हमारी बातचीत के केंद्र में आ गई, अमर सिंह चमकीला जो फिल्म बनी, और जाहिर बात है फिल्म वाकई मुझे भी बहुत पसंद है। उसमें दिलजीत का काम बहुत अच्छा है, इम्तियाज का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और मुझे तो उसमें जो एक और खास बात लगी, चूंकि वो एक गायक पर फिल्म बनी है, तो जिस तरह से इरशाद कामिल ने गाने लिखे हैं और जो रहमान ने संगीत दिया है, मोहित चौहान की आवाज है, ये सारा का सारा मिल करके अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना है, जो मुझे लगता है रॉक स्टार के बाद एक काफी समय बाद इम्तियाज की ये पूरी एक जो टीम है वो अपनी मंडली पूरी लौटी है, अपने रंग में लौटी है। तो लेकिन कमलेश जी, आपसे मैं जो बात जिस पर राय चाहता हूँ वो ये कि क्या, चूंकि हम लोग यहाँ पर अश्लीलता के बारे में बात कर रहे हैं, सिनेमा वल्गैरिटी, ऑब्ससिनिटी तो खैर हिंदुस्तान में आईपीसी में बाकायदा क्राइम के तौर पर दर्ज है। आईपीसी की धाराएं जो है 292, 294 वो डील करती हैं ऑब्ससिनिटी से। वल्गैरिटी का कंसेप्ट, जैसा आपने शुरू में कहा था, सब्जेक्टिव है, बहुत बहुत सब्जेक्टिव है। तो क्या हम कहीं सिनेमा को लेकर मॉरल पुलिसिंग का शिकार हैं? क्या सिनेमा जो है मॉरल पुलिसिंग का शिकार है? क्या हम शुरू से सिनेमा को इस नजर, क्योंकि शुरू से ही सिनेमा के बारे में ये धारणा बनी थी कि भाई अच्छे घरों के लोग जो है सिनेमा में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा काम होता है जो कि अच्छे घर जो है, इन्वर्टेड कॉमा में, अच्छे घरों के बच्चे या अच्छे घरों के लोग जो है वो इससे दूर रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज भी जो है सिनेमा जो है वो मॉरल पुलिसिंग का शिकार है, जिसमें कि समाज भी बड़े काफी हद तक शामिल है, जबकि उस समाज में वो सब कुछ अपने आप चल रहा है जो सिनेमा दिखाता है, चाहे गाली हो, चाहे और जो कुछ भी हो, अश्लीलता हो। जी, जो ये मानता है कि सिनेमा मॉरल पुलिसिंग का शिकार है या होनी चाहिए, सिनेमा की मॉरल पुलिसिंग होनी चाहिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पता नहीं किस युग में रह रहे हैं। शायद वो 50 या 60 के दशक में रह रहे हैं,
क्योंकि सोशल मीडिया की शताब्दी में और इंटरनेट की शताब्दी में ये ख्याल भी कि किसी तरह की मॉरल पुलिसिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना विचार ये है कि ये ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए। ये अगर 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 किसी प्रकार की सेंसरशिप की ज़रूरत है या मॉरल पुलिसिंग की ज़रूरत है तो ये ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए कि लेट तो अगर आप 18 साल के एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देते हैं तो उसे ये भी अधिकार है कि वो क्या देखे और क्या नहीं देखे, उसकी पसंद नापसंद वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है कि ये फिल्म देखनी कि ये फिल्म नहीं देखनी। तो इतना सम्मान तो होना चाहिए ऑडियंस का, जो हमारा दर्शक है, अगर हम उसको वोट देने का अधिकार दे रहे हैं तो इतना सम्मान तो उसका होना चाहिए कि श्लीलता अश्लीलता के बारे में वो अपना निर्णय खुद ले कि मैं कौन सी फिल्म देखूं और कौन सी नहीं देखूं। खास तौर से आज के दौर में जहां सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंटरनेट है, जहां सब कुछ खुलेआम उपलब्ध है और कहीं कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई ज़रूरत है और शिकार मुझे दिखाई नहीं पड़ता ऑनेस्टली। हाँ, कुछ जैसे ये फिल्म आई चमकीला तो कुछ लोगों के रिएक्शन आने लगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग समाज में हमेशा रहेंगे जो आज से 50 साल पहले की मानसिकता में जी रहे हैं। समाज में ऐसे लोग, क्योंकि समाज सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं होता, समाज में सवाल उम्र का नहीं है। एक ही समाज में अलग अलग लोग अलग अलग शताब्दियों में जीते हैं। कुछ लोग अभी भी 14th सेंचुरी में हैं, कुछ लोग अभी भी 17th 18th सेंचुरी में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं कितने लोग। मगर सौभाग्य ये है कि अधिकांश जो है लोग, जो दर्शक हैं, वो आज की शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी में है और उनके लिए तय करना बड़ा आसान है। उनको किसी सेंसरशिप की जरूरत नहीं है कि भाई ये नहीं दिखाओ, वो नहीं दिखाओ। मैं मेंबर था, मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर था और वहाँ बहुत मजाक की बातें होती थी कि आप क्या निकालना चाहेंगे, जो आप निकाल रहे हैं वो आराम से अवेलेबल है, ऑन द सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट पे है, आप क्या क्या निकालेंगे। तो मेरा एक ही उसमें वो एक ही ओपिनियन था, राय थी कि भाई कहानी की आवश्यकता के हिसाब से है कि नहीं है। अब जो बात जैसे भोजपुरी फिल्मों की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात कही अजय जी ने कि भोजपुरी फिल्में अश्लील हैं, उनका और चमकीला का कोई मुकाबला नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी में भी बननी चाहिए, नहीं, मैं जानता हूँ भोजपुरी में भी अश्लील गाने हैं, जैसे जो शादियां होती हैं उसमें तो यह हालत ये होती है कि अगर किसी बड़े बुजुर्ग को शादी के मौके पे अगर वो गया है, वो गया है लड़की के घर, अगर उसके नाम से गाली नहीं दी गई तो वो बुरा मान जाता है। वहां बड़े बूढ़े मेरे सामने की बात बता रहा हूँ अपने बचपन की, कि बड़े बूढ़े बैठे हैं और सबको नाम ले लेके गालियां दी जा रही हैं। औरतें, लड़की के घर वाली औरतें जो है गालियां दे रही हैं और एक आध बुजुर्ग अगर छूट गया, मान लो उनको किसी का नाम पता नहीं है, इसलिए पहले नाम सबके पूछ लिए जाते हैं। लड़की वाले जो हैं सारे मेहमानों के नाम पहले पूछ लेते हैं कि कौन कौन आया लड़के वालों की तरफ से, ताकि जो औरतें हैं लड़की वालों के घर की तरफ के, उनको गाली देने में सुविधा हो। तो जिसका नाम नहीं आता गाली में वो बुरा मान जाता है। लोग खाने से उठ जाते थे कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे नाम की गाली किधर है। ये सम्मान है, ये एक तरह से मैं मानता हूं कि ये संबंधों का सम्मान है, अपना रस है इसका, अपना रस है इसका। तो मुझे लगता है ना कि किसी तरह की मॉरल पुलिसिंग की कोई आवश्यकता है या होनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अगर 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 वो व्यक्ति को आज़ादी मिली है शिक्षा की और सब चीज़ों की, और समाज में इतना कुछ है आजकल तो बहुत ज़्यादा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना कुछ ज्ञान बांटा जा रहा है। आजकल तो असंभव बात है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, सबको सब पता है। तो आज मुझे लगता है नहीं कि ऐसा कोई शिकार है या कोई खतरा है किसी की मॉरल पॉलिसी का। इट डिपेंड्स कि हाँ भाई सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर्स कैसे हैं, उनकी क्या मानसिकता है, वो उनकी अपनी जो मानसिकता है वो है कौन सी शताब्दी में। अगर वो सेंसर बोर्ड के मेंबर भी 50 और 60 के दशक में जी रहे हैं तो जाहिर है समस्याएं आने वाली हैं।
तो अल्टीमेटली क्योंकि समाज में हर आदमी एक ही समय में नहीं जी रहा है, हम सब अलग अलग समय में जी रहे हैं जो भी है। मगर अधिकांश खुशी की बात सिर्फ ये कि अधिकांश जो जनता, खास जो युवा पीढ़ी है, वो आज के समय में जी रहे। जो हमारी सबसे बड़ी ऑडियंस है, जो हमारी सबसे बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी दर्शक है, वो आज के समय में जी रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या दिखा रहे हैं। अगर वो रेलिवेंट है, अगर वो उसका 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 संदर्भ जायज है, अगर वो होना चाहिए, तो हर्ज क्या है, हर्ज क्या है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जायज है तो फिर हर्ज क्या है। शिवाजी, मैं इसी थ्रेड को लेकर के आपके पास आता हूँ। एक तो बात मॉरल पुलिसिंग थी जिसको कि कमलेश जी ने कहा कि वो किसी तरीके से जायज नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि क्या किसी किस्म का रेगुलेशन, एक तो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है जो बहुत सारी चीजें देखता है ऑब्वियसली, और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। एक धारणा ये भी है कि सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत है, जिसको जो कहना है वो कहे, जिस तरीके से भी कहना चाहे कहे, समाज को अगर रिजेक्ट करना होगा तो कर देगा। जैसे कि अभी खुद कमलेश जी ने कहा कि भाई कुछ बायोपिक्स अगर बनाई जा रही हैं जो ठीक से नहीं बनाई जा रही है, जनता को नहीं पसंद आ रही है, तो चाहे वो अटल जी की बायोपिक हो, चाहे वो वीर सावरकर पर बनी हो, चाहे या किसी पर बनी हो, चाहे सावरकर के बारे में हो या इवन गांधी के बारे में, मोदी के बारे में, सबके बारे में, तो वो अगर अच्छी नहीं तो नहीं, लोगों को अच्छी नहीं लगती तो नहीं देखेंगे लोग। लेकिन क्या, और समाज का जहां तक सवाल है, समाज जो है उसकी भूमिका एक अजीब सी रहती है कि वो बहुत सारी चीजों को से परहेज भी करता है, लेकिन उन्हीं चीजों में वो लिप्त भी रहता है। जैसे कि भाई समाज में अगर एक प्रथा है, जैसा आप कमलेश जी ने बताया कि भाई अगर किसी को गाली नहीं दी जा रही है किसी एक विशेष मौके पर, तो उसी बात से नाराज हो जाता है। तो एक तो वो चीज है, समाज का अपना भी एक चेहरा है, उसका अपना एक चरित्र है जिसमें बहुत सारा दोहरापन भी है। लेकिन क्या किसी तरह के रेगुलेशन की बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं कहीं कुछ तो होना चाहिए, कोई एक सीमा बांधनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आपके एक पूरे दायरे को प्रभावित करती है। हालांकि कमलेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि युवा वर्ग जो है, हमारा युवा दर्शक जो है वो बहुत इस मामले में समझदार है, लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे एक दर्शक वर्ग वो भी है जो कि गाँव में या कस्बों में या ऐसी जगहों पर जहाँ की सूचना का प्रसार तो हो रहा है इंटरनेट की वजह से, लेकिन शायद उनकी उनकी जो एक समझ है वो उतनी विकसित नहीं है, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के उनकी अपनी धारणाएं बनती जाती हैं। क्या कहेंगे आप? अमिताभ साहब, एक तो ये हुआ है कि फिल्में हमारी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हैं, और हमारे पास ऐसा दर्शक वर्ग भी है जो इसको एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के तौर पर ही ले रहा है। ज्यादा बड़ा दर्शक वर्ग अब वो है, क्योंकि टिटिलेशन के लिए या अश्लीलता को कंज्यूम करने के लिए या सेक्स को कंज्यूम करने के लिए उसके पास बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज हैं। उसको फिल्में, पहले एक जमाने में एक रेप सीन होता था और उससे फिल्में चलती थी, अब वो दौर नहीं है। तो ना तो जबानी अश्लीलता, ना दूसरी तरह की, ना दृश्य वाली अश्लीलता के लिए वो फिल्मों पे डिपेंडेंट है। तो और खासकर जो इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, ये एक दस्तावेजीकरण कर रही हैं उस दौर का, और इतने साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद बात कर रही हैं, जिससे कि आप ये देखिए उसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसको कसूरवार ये फिल्म ठहरा रही हो, खास तरह से वो नहीं है। खुद चमकीला कोशिश करता है कि वो धार्मिक गाने लगे, लेकिन उसका जो फैन बेस है वो उसको जबरदस्ती वापस लाने लगता है, और फिर वो एक दूसरी बार तय करता है कि नहीं, जो लोग चाह रहे हैं वो गाएंगे, क्योंकि लोग हमें कुछ और गाने नहीं देना चाहते हैं। और ये वाला जो अखाड़ा है जिसमें वो धार्मिक चीजें गाता है, और फिर इस तरह की नौबत बन जाती है कि लोग मारपीट करेंगे उसके साथ अगर उसने वही नहीं गाया जिसके लिए वो लोकप्रिय हुआ है। तो समाज का जो दर्शाया गया है चमकीला, और उसके समाज के, जैसे कि अभी कहा कमलेश साहब ने कि हम अपने दौर में जीते हैं, हम अपने दौर की अक्कासी करते हैं, हम जिस दौर को भी से भी आते हैं हम उस दौर की अक्कासी करते हैं। उस दौर की अक्कासी में चमकीला वॉज नॉट अ मिसफिट। तीसरी बात यह है कि कुंठाओं से, सेक्सुअल कुंठाओं से ग्रसित समाज है, उसके पास आउटलेट नहीं है। तो जो गाने हैं, और वो गाने जो नानियां दादियां इसी फिल्म में चमकीला में जो गा रही हैं, ये सारे के सारे उस पूरे कुंठा को जो अकेले में वो गा रही हैं, मर्द समाज को बाहर करके वो गा रही हैं, उसमें महिलाएं अपने आप को कैसे लिबरेट कर रही हैं, वो भी एक लम्हा है। आप उसको वहां से भी देखिए कि
आज के जमाने में हम उसको शोषण कह सकते हैं, लेकिन वहां पर परिवार के अंदर जो अतिक्रमण है या कहें कि सेक्सुअल सीमाएं लांघी जा रही हैं, उसके साथ उनका कंफर्ट किस तरह का है आप वो देखिए। तो उस पर बात होनी चाहिए कि भाई हम उस वहां से निकल करके अभी कहाँ आ गए हैं कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है और अब कानून बन गए हैं उस तरह के जो महिला सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करती है। चमकीला इस पूरे मामले में सबसे मासूम आदमी है बेचारा, वो तो कुछ है ही नहीं, उसके इर्द गिर्द के जो समाज है उससे कहीं ज्यादा एक्सप्लिसिट है, आगे का समाज है। तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को जो भी लगा है वो क्यों लगा, क्यों वो एक सैनिटाइज डिटॉल से धुला हुआ कोई कैरेक्टर चाहते हैं, मुझे नहीं पता। मगर ये एक जैसे कि मैंने भी जिक्र किया और साथियों ने जिक्र किया कि भोजपुरी समाज में इस समय जो काम चल रहा है उसमें सिर्फ यौन अश्लीलता नहीं है, उसमें जो सांप्रदायिक अश्लीलता है वो भी आप देखिए। जो सांप्रदायिकता से ओतप्रोत गाने जो गाए जा रहे हैं उसमें किस तरह दूसरे धर्म की बेटी को उठा के बलात्कार करेंगे ये है उसमें, और कोई रोक नहीं रहा है। वो लोगों को वहां अश्लीलता नहीं नजर आ रही है, और ये गाने बड़े पॉपुलर हैं, यूट्यूब के जरिए चल रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का सेंसर बोर्ड नहीं है। और खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कश्मीर की लड़कियों को ले आएंगे जब धारा हटी थी 370, कश्मीर की लड़कियों को, मतलब ये क्या समाज है? अश्लीलता वहां नहीं नजर आई किसी को, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कोई नारी संगठन उद्वेलित नहीं हुआ। तो नीर शीर करना पड़ेगा, ये जो कन्वीनियंस वाली जो सेंसिटिविटी है इस बकवास से निकलना पड़ेगा, सही जो असली चीज है उसको पकड़ना पड़ेगा। और इसलिए ये जो फिल्म है इसकी बारीकियां मुझे बहुत अच्छी लगी। हम जानते हैं कि पंजाब का जो पूरा वो दौर है उसमें वो दौर ऐसा है कि उस पर बात करें तो आपको पाले खींचने पड़ते हैं, लेकिन बिना पाले खींचे इम्तियाज अली ने ये बातें कर ली हैं, ये बड़ी कामयाबी है। तो दूसरी दो तरह है, एक तो फ्यूडल समाज में महिलाएं कितनी कुंठित थी और वो उनका जो अपना नियंडरथल वर्ल्ड है उसमें वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं, वो चमकीला से आगे की बात है, ठीक है। और ये सारे अतिक्रमण समाज के अंदर हो रहे हैं, गाँव में हो रहे हैं, जिसको आज हम एक दूसरी तरह की मोरालिटी से देख सकते हैं, वहां पर वो पीढ़ियों से चल रहा है। और ये वो समाज नहीं है जिसको आज की सोशल मीडिया ने बदल दिया है, ये वो समाज है जहाँ कोई सोशल मीडिया नहीं है, हम फ्यूडल एग्रीकल्चरल रिलेशनशिप्स का वो समाज है जिसमें वो महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसका फेमिनिस्ट पार्ट वहां से होना चाहिए कि महिलाएं और बूढ़ी महिलाएं कह क्या रही हैं, बहुत बड़ी बात है वो, वहां से देखिए जी। शुक्रिया शिवाजी, आपने बहुत बढ़िया मतलब इस पूरी बातचीत को एक मोड़ दिया कि किस तरीके से अश्लीलता जो है वो कहाँ दिखी जानी चाहिए वहां नहीं दिखी जा रही है। जैसे सांप्रदायिकता वाली जो आपने जो बात कही, जिस तरीके की बातें हैं, यानी संसद से लेकर के सड़क तक जिस तरह की बातें हो रही हैं वहां पर लोगों को एतराज नहीं हो रहा है। और बाकी अगर हम सिनेमा में मॉरलिटी मतलब मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं तो वो भी एक समाज का एक नजरिया दिखाता है। कमलेश जी ने भी कहा था कि मॉरल पुलिसिंग जो है वह गलत चीज है। अजय जी, आपके पास आता हूँ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, आपकी टिप्पणी पर ही मैं समाप्त करना चाहूंगा कार्यक्रम को। ये जो बात आ रही है मॉरल पुलिसिंग की और सारी बातें, जो शिवाजी ने बात जहां लाकर छोड़ी है कि समाज में एक तरह का जो एक अलग तरह की अश्लीलता है, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सोच हमारी जहां जा रही है या जिसको ले जाया जा रहा है, कह सकते हैं कि राजनीति जहां ले जा रही है या जो लोग चीजों को चला रहे हैं, जैसे उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का जिक्र किया, अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र आ रहा था यहाँ पे, तो भोजपुरी सिनेमा के जो सितारे हैं वो तो राजनीति में एक सफल सांसद के तौर पर देखे जा रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं। उनके अगर गानों को या उनकी चीजों को, पुरानी फिल्म उनको निकाल कर देखा जाए तो उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट निकल आएगा जिसके बारे में समाज में आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वहां पर वो चीजें नहीं आ रही हैं। तो ये जो चीज है कुल मिलाकर के, क्या समाज का अपना नजरिया जो है चमकीला फिल्म को लेकर के मैं शामिल कर रहा हूँ। चमकीला पर चूंकि हमारी चर्चा के केंद्र में है चमकीला और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है चमकीला पर, उसके तमाम आयामों पर सबने उस फिल्म की तारीफ की। हम चारों लोग जो यहाँ बैठे हैं, चारों को लोगों को फिल्म अच्छी लगी, लेकिन क्या उस फिल्म ने कहीं समाज के भीतर की जो डाइकोटॉमी है या जो उसका एक दोहरापन है
उसको भी उजागर कर रही है फिल्म इस बहाने? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिल्में आती हैं जाती हैं, फिल्मों पर बहस होती है और फिल्मों पर ऐसा लगता है कि उसकी वजह से एक बहस शुरू हो गई है, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिनों के उबाल के बाद ये सब कुछ शांत हो जाता है और फिर से एनिमल टाइप की कोई फिल्म आएगी और फिर उस पर चर्चा होने लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डिस्कोर्स इससे शुरू हो जाएगा। हाँ, चमकीला आई है, चमकीला कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ को नापसंद आई है। जिनको नापसंद आई है उनको इस वजह से सारे फसाने, उनको वो बात बहुत नागवार गुजरी है, सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। तो उस तरीके की बातें हो रही हैं। रही बात जो कमलेश जी ने एक जो गाली गीत वाली बात थी, मेरी पत्नी खुद विभा रानी गाली गीत का प्रोग्राम करती हैं आधे एक घंटे का, और जिसमें यही गाया जाता है कि जो संबंध बनते थे शादियों में वो बेसिकली रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, एक सौहार्द बनाने के लिए किए जाते थे। और उसकी शुरुआत ही जब वो करती है, हमारे यहाँ डहकन कहते हैं उसको और भोजपुरी इलाकों में डोमकच कहते हैं। तो डहकन की शुरुआत ही जिस गाने से होती है, विवाह जिससे करती हैं, उसमें सीता की सहेलियां पूछ रही हैं राम से कि ये कौन सा तुम्हारे यहाँ चलता है तरीका जिसमें तुम्हारी माँ कंसीव नहीं कर रही थी और उनको खीर खिलाया गया और तुम लोग 4 भाई पैदा हो गए। तो खीर खाने से लोग पैदा हो जाते हैं, ये कौन सा समाज है? अब आप सोचिए कि आप जो कह रहे हैं वो अगर समाज में प्रचलित है, अगर ये जो है ये चर्चा आम हो जाए तो इस पर कितना बवाल हो सकता है। और होली के गीत जो है, होली के गीत अजय जी उनको भी याद करिए। हाँ, इसके अलावा उनसे पूछती है कि दशरथ तो गोरे हैं, कौशल्या गोरी है, तुम सांवले कैसे हो गए? ये सवाल पूछती हैं सीता की सहेलियां। तो इस तरह से शुरू होता है। और सही कहा कमलेश जी ने कि अगर किसी रिश्तेदार को गाली नहीं दी गई तो नाराज हो जाता था कि मैं उतना प्यारा नहीं हूं इन लोगों को, और वो नाराज फूफा मामा ज्यादातर होते ये तो मैंने भी देखा। मैं अवध के जिस हिस्से से आता हूं, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। अवध में और हमारे आसपास के इलाकों में जहाँ शादियां होती थी वहां गाली गाए जाने का एक चलन था, और वाकई में ये सब कुछ होता था जो कमलेश जी ने बताया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता था। वो फूफा जी की तरह एकदम नाराज हो जाते थे। जी। और होली के गीत होते हैं, होली मैं एक बार जल्दी से ये बात खत्म कर दूं। जो कृष्ण लीला है, जो गोपिकाओं के साथ पूरा रास लीला है, जो भी कहते होंगे उसे, और होली के जो गीत हैं, होली जिस तरह खेली जाती है मर्दों और औरतों के बीच में उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों में, उसका भी जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। वो भी सब कल्चर के ही नाम पर होता है। जी अजय जी। नहीं, बिल्कुल। और हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्मों में लगातार जो हीरो हीरोइन के संबंध होते हैं, अब तो कम हो गया, नहीं तो पहले स्टॉकिंग होती थी, लड़का पीछा करता था, लड़की भागती थी, फिर पलट के देखती थी, ये सारा सब कुछ चला आ रहा है। अब उस दौर के 50s 60s की फिल्मों का मूल्यांकन आज की फिल्मों के हिसाब से करें कि दिलीप साहब का रवैया अच्छा नहीं था, देव साहब का रवैया अच्छा नहीं था, राज कपूर का रवैया अच्छा नहीं था। हमको किसी भी फिल्म का मूल्यांकन, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समय में ही करना चाहिए। आज के मूल्यों के हिसाब से अगर हम मूल्यांकन करने चले जाएंगे तो बहुत सारे व्यक्तियों में बहुत सारी, गांधी में भी गलती है, नेहरू में भी गलती है, 5 साल के बाद मोदी में तो भयंकर गलतियां दिखाई पड़ेंगी, मोदी के रहते हुए उनमें गलतियां हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मोरल पॉलिसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सेंसरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए अश्लीलता कोई सवाल ही नहीं है, अश्लील कोई सवाल ही नहीं है, अश्लीलता वाली बात ही नहीं। और जो लोग ये लॉजिक देते हैं, आप भी कभी कभी कहते हैं कि पूरे घर के साथ नहीं देखी जा सकती फिल्म। अरे कौन कह रहा है आप घर के साथ देखिए? मत देखिए ना। किसने कहा है कि घर के साथ पूरी एक अश्लील फिल्म बैठ के देखिए? वहां दूसरी फिल्में हैं वो देखिए आप। उसने तो बता दिया ना कि आपको 18 साल से ज्यादा के उम्र वाले देख सकते हैं। मोबाइल पर देखें, मतलब मोबाइल पर देखें, मोबाइल नहीं कहीं भी देखें आप। हाँ, इस तरीके की पाबंदियां न लेकिन घर में नहीं देख सकते, बीवी के साथ नहीं देख सकते। अरे बच्चों के साथ देखने की फिल्म ही नहीं है। बच्चों के सामने बहुत सारी हरकतें नहीं करते हैं, तो क्या सब कुछ बंद हो जाना चाहिए? बच्चे हैं घर में तो कुछ नहीं होना चाहिए? फिर तो पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। ये सब देखने और समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अमर सिंह चमकीला को उसी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और सारे उससे उठ रहे सवालों को देखना चाहिए कि इम्तियाज अली ने क्या फिल्म के अंदर उन मुद्दों को टच किया है, नहीं किया है, स्त्री विमर्श को रखा है कि नहीं है, स्त्री विमर्श के काट में वो कैसे बूढ़ी औरतों को ले आते हैं, वो सारा सब दिखाते हैं उसमें। किस तरीके से वो अपने को लॉजिकली रखते चले जाते हैं बार बार।
कहीं भी उन्होंने अपने सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है, और ना कोई बहुत दूर जाके कोई बात ऐसे ही हवा में कोई बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो उठे हैं, खास करके वही जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि अश्लीलता अश्लीलता वाली, ये सारे सवाल फालतू हैं, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए जरूर, हाँ, इस पर हो सकता है कि और दूसरे दलितों को क्यों नहीं उठाया, उन्हें दलित पाठ उसमें कितना आ पाया, इस पे बात हो सकती है कि और कितना परसेंटेज होना चाहिए था, या अपनी दोनों बीवियों के साथ उसके क्या संबंध थे। सवाल तो ये भी उठाया था कि उसी के साथ अमरजोत भी मारी गई, तो फिल्म एक अमरजोत पर भी बन सकती है। अमरजोत अपने आप में एक फिल्म की कहानी है कि कहाँ से वो आती है, और नानक सिंह की किताब पढ़ रही है वो, आपने फिल्म में गौर किया होगा, वो नानक सिंह की किताब पढ़ रही है, वो इतने पढ़े हुए समाज से आ रही है, और फिर आकर के वो गाने गा रही है चिट्टा लहू बहुत अच्छा, वाकई में आपने सही उदाहरण दिया। तो ये सारी चीजें, इस पर किसी की नजर नहीं है, वो चिट्टा लहू क्यों पढ़ रही है, हम जानते ही नहीं चिट्टा लहू क्या है। तो सही बात, कई सारी चीजें इम्तियाज ने बहुत बखूबी फिल्म के अंदर रखी है। मैं फिल्म से सहमत हूँ, और इस बात से साफ इनकार करता हूँ कि यह फिल्म अश्लील है या किसी प्रकार से अश्लीलता को ग्लोरीफाई करती है। और भोजपुरी फिल्मों से इसकी, भोजपुरी गानों से इसकी तुलना करना बेईमानी है। वो वही है जैसा कि रीतिकाल की कविता को आज ला करके आप कहें कि उसमें भक्ति वाली बात ही नहीं है, वो तो सारे वो प्रणय लीला और तमाम चीजें बात हो रही है, तो गलत है। ये साहित्य थोड़ी है, साहित्य है, वो एक समय रहा है। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत दिलचस्प मोड पर। जी शिवाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस ये कि मुझे लगता है कि ये अश्लीलता वाली डिबेट इम्तियाज साहब ने ही शुरू कराई होगी कि कुछ लोग पहुंच जाएं, देखें जाके एक अच्छी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन कुछ फायदा अच्छी फिल्म है। आप अगर इसको पब्लिसिटी गिमिक कह रहे हैं तो खैर इसका जवाब तो इम्तियाज ही दे सकते हैं। बहरहाल जो हमने आज बातचीत की है, और फिल्म के बहाने फिल्म के बारे में सभी की राय इस पर सहमत है हम सारे लोग कि फिल्म एक अच्छी फिल्म है, और उसमें एक कलाकार के बहाने उस समय को उन्होंने जो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, वो एक उसमें काफी ऑथेंटिसिटी है, काफी ईमानदारी है। बहुत सारे सवाल हैं जो उसमें उठाए गए हैं, शायद उन सवालों की डिटेलिंग में जाया जा सकता था या नहीं जाया जा सकता था, ये फिल्मकार की सीमाएं हैं, उस पर उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जितना उन्होंने दिखाया उसमें कलाकारों के अभिनय से लेकर के जो सारा परिवेश उन्होंने बुना है, उसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि श्लीलता के दायरे में रख करके उस कसौटी पर कसा जाए। फिल्म अपने आप में बहुत अच्छा प्रयास है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है अमिताभ, बहुत जी किया है, वह मल्टीमीडिया का इस्तेमाल। हाँ। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल इम्तियाज ने सिनेमा के ग्रामर को तोड़ा है, और सिनेमा के ग्रामर में ग्राफिक नॉवेल और एनिमेशन और ये सब टेलिंग में इंटीग्रेट किया है। अब खाली दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो कहानी का हिस्सा है। और उसके लिए मैं खास तौर से मुझे उसका अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा है कि हाँ, इम्तियाज हॉलीवुड में होता रहा है, हॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो ऐसा करते रहे हैं, मगर हमारे यहाँ शायद इम्तियाज ने पहली बार किया है मल्टीमीडिया का इस्तेमाल एक लाइव एक्शन फिल्म में। एक बात और कह दूं अमिताभ जी, यहाँ पर हमने वो जो जहरीली पत्रकार थी उसको मिस कर दिया, जिसका ईगो हर्ट हो गया था, और उसने सारा मामला, वो उस पत्रकार का भी जिक्र होना चाहिए था, जो केचुल बदल करके उसके पक्ष में खड़ी होने लगती है बाद में जब वो मार दिया जाता है। तो वो पत्रकार का जो दोहरा और दोगला चरित्र है वो भी बहुत जरूरी है यहाँ पर रेखांकित करना। ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी। पत्रकार पर लाकर आपने छोड़ दिया है, तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये बात वाकई में जहरीली पत्रकारिता पर आपने छोड़ा है, तो इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। सिनेमा और जहरीली पत्रकारिता का भी अपने आप में एक रिश्ता है, जिसको हम गॉसिप जर्नलिज्म कहते हैं, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चमकीला फिल्म के बहाने, अमर सिंह चमकीला फिल्म के बहाने एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, और श्लीलता के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत